Hello students in this lecture we will discuss about the important news और उससे रिलेटेड जो कोई इन्फॉर्मेशन है हमारे एग्जाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कावेरी इशू के बारे में। स्टूडेंट्स, कावेरी रिवर के बारे में हमने काफ़ी दिनों से डिस्कस किया है, काफ़ी दिन से ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर है। कावेरी रिवर का जो ओरिजिन है वो आपको कहाँ से देखने के लिए मिलता है? ब्रह्मगिरी हिल्स से। ब्रह्मगिरी हिल्स में कौन सी जगह है? ताल कावेरी। केरल से इसका जो डायरेक्ट कोर्स है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलता है, बट केरल से इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो कावेरी को ज्वाइन करती हैं, जिसके अंदर काबिनी नाम की जो ट्रिब्यूटरी है वो आपको देखने के लिए मिलती है। अब इतने दिनों से ये टॉपिक अगर न्यूज़ के अंदर है तो आपको इसका जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो इसके ऊपर मेजरली जो डैम्स बनाए गए हैं वो सभी आपको पता होने चाहिए। स्टूडेंट्स, ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलने वाली ये जो ताल कावेरी नाम की जगह से निकलती है कावेरी रिवर, सदर्न इंडिया की एक इम्पोर्टेंट रिवर है। इस रिवर का जो कोर्स है वो दोनों तरीके से, जो हमारा मानसून है वहाँ से पानी रिसीव करता है, जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून है वहाँ से भी हाफ इसका जो कोर्स है, और हाफ कोर्स आपको जो रिट्रेटिंग मानसून, जो कोरामंडल कोस्ट को जो पानी है वो रिसीव होता है अक्टूबर मंथ या नवंबर मंथ के अंदर में। अगर हम कावेरी इशू के बारे में बात करें तो स्टूडेंट्स, कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी के द्वारा जो डिसीजन लिया गया था कि कर्नाटका को 3000 क्यूसेक वाटर है वो रिलीज करना होगा 15 अक्टूबर तक, तो उसी डिसीजन को यहाँ पे विद होल्ड किया गया है कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। कर्नाटक के अंदर इससे रिलेटेड जो प्रोटेस्ट है वो ऑर्गेनाइज किया गया था, वहाँ पे जो बंद है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। स्टूडेंट्स, आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है। होमवर्क ये है कि जो राइट टू स्ट्राइक है, क्या ये हमारा फंडामेंटल राइट का पार्ट है? क्या राइट टू स्ट्राइक क्या हमारे फंडामेंटल राइट का पार्ट है या नहीं है, इसको आपको डिफाइन करना है। क्या आर्टिकल 19 के अंदर में राइट टू स्ट्राइक के बारे में बताया गया है, या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर बताया गया है राइट टू स्ट्राइक के रिगार्डिंग में? नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इसका जो ट्रिब्यूटरीज है, इसके जो डैम्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजन लिया गया कि कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो डिसीजन है, या कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी का जो डिसीजन है, उसको यहाँ पे रिव्यू पेटिशन है वो फाइल की जाएगी। अब आपको रिव्यू पेटिशन के बारे में भी पता होना चाहिए। रिव्यू पेटिशन के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अभी देखिए कुछ दिनों पहले एक केस काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था गुजरात से रिलेटेड, उसका जो रिव्यू पेटिशन है वो कैंसिल किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। रिव्यू पेटिशन का बारे में आपको पता होना चाहिए कि 30 डेज आफ्टर द डिसीजन, जो 30 डेज का समय है उसके अंदर आप रिव्यू पेटिशन है वो फाइल कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। कौन से आर्टिकल के अंदर में रिव्यू पेटिशन के बारे में बात की गई है? आर्टिकल 137 के अंदर में सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो अपने जो डिसीजंस लिए गए हैं उनको वो रिव्यू कर सकते हैं, उनको रिव्यू करते हैं समय पे। हो सकता है कि समय की डिमांड के साथ में गलत जो डिसीजन है वो दे दिया गया हो, तो आर्टिकल 136 है जिसके अंदर में रिव्यू के बारे में डिफाइन किया गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए रिव्यू पेटिशन का जो आर्टिकल है, कौन से जजमेंट के थ्रू ये रिव्यू पेटिशन है वो ओरिजिन हुआ। और रिव्यू पेटिशन के बाद में भी आपको एक क्यूरेटिव पेटिशन है वो देखने के लिए मिलती है, जो भूरा केस है 2002 का, उसके अंदर में वो जो केस है वो जो प्रोसेस है वो ओरिजिनेट हुआ था क्यूरेटिव पेटिशन का। क्यूरेटिव पेटिशन के अंदर कोई भी वहाँ पे जो सुनवाई है वो नहीं की जा सकती है, जो जज हैं उनके द्वारा बेसिकली वहाँ पे अपने चैम्बर्स के अंदर उसको डिसाइड किया जाता है मेजोरिटी के बेसिस पे। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिव्यू पेटिशन, क्यूरेटिव पेटिशन। कावेरी के बारे में जो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, काबिनी है एंड जो अलग अलग तरीके की ट्रिब्यूटरीज हैं, उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में है। वुमेन रिजर्वेशन बिल को कौन सा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के रूप में प्रेजेंट किया गया था? 128 बिल के रूप में प्रेजेंट किया गया। लोकसभा एंड राज्यसभा में पास होने के बाद में प्रेसिडेंट के द्वारा इसको असेंट दिया गया है। तो प्रेसिडेंट का असेंट का आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट का असेंट का आर्टिकल है 111 जो आर्टिकल है 111 प्रेसिडेंट को असेंट की पावर देता है किसी भी बिल को एक्ट बनाने के रिगार्डिंग में। अब आप देखिए कि यहाँ पे ये जो बिल है वुमेन रिजर्वेशन बिल, वो यहाँ पे एक्ट के रूप में अब यहाँ पे कन्वर्ट हुआ है। तो 33% जो रिजर्वेशन है वो लोकसभा के अंदर में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शंस है उसके अंदर में दिया जाएगा। बट आफ्टर द यहाँ पे जो डिलिमिटेशन कमीशन है, सेंसस है, उसका एक्टिविटी कैरी आउट होने के बाद भी ये इम्प्लीमेंटेशन के अंदर में आएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये जो बिल है इसको एक्ट का जो नाम दिया गया, असेंट दिया गया प्रेसिडेंट के द्वारा, तो ये कौन सा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के रूप में कन्वर्ट हुआ है? 106 के रूप में। एक बार इसको थोड़ा सही से रीड करते हैं।
6 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के रूप में ये यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आया। तो आपको ये जो बिल रिसेंटली कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उनके बारे में लिटिल बिट जानकारी होनी चाहिए स्टूडेंट्स, काफ़ी फेमस है। देखिए हम पिछले कुछ 5-6 जो बिल हैं उनके बारे में देखते हैं। 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किस चीज़ से रिलेटेड था? नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसने सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना कि हमारी जो इंडिपेंडेंस है उसको ये हार्म करेगा, क्योंकि लॉ कमीशन के कुछ मेंबर्स इसके अंदर ऐड थे, तो गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है वो जुडिशरी के अंदर देखने के लिए मिलेगा लॉ मिनिस्ट्री के। तो एनजीएससी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, 124A वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया गया था आर्टिकल के अंदर में। 100 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है? वो आपको लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है हमारा इंडिया और बांग्लादेश के साथ में, वो आपको देखने के लिए मिलता है। 101 बेसिकली आपको काफ़ी पॉपुलर था ये, इनडायरेक्ट टैक्स जितने भी टैक्स है उनको सब्स्यूम किया गया था। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है 101। 102 के बारे में अगर हम बात करें, हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है इसको। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, जो बैकवर्ड क्लासेज हैं उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया ओबीसी कमीशन को, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज। इससे पहले जो बैकवर्ड क्लासेज है वो कौन से कमीशन के अंडर में कवर की जाती थी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, जो आर्टिकल 338 के अंदर है। 338A के अंदर कौन सा है? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। और 338B के अंदर में अभी इसको इंसर्ट किया गया है, 338B के अंदर में किसको? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आर्टिकल 103 किससे रिलेटेड है? सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 103 EWS इकोनॉमिक एंड वीकर सेक्शन को जो वहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया 16 के अंदर में अमेंड किया गया, 15 के अंदर अमेंड किया गया उसके अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स 104 जो हमारा 103 हमने देखा, 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है? शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो दिया गया है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है उसको 15 ईयर्स के लिए एक्सटेंड किया गया। और एंग्लो इंडियंस को जो रिजर्वेशन है, एंग्लो इंडियंस को 2 सीट जहां पे प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट की जाती थी लोकसभा के अंदर में, अगर इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और 1 सीट गवर्नर के द्वारा की जाती थी, तो उन दोनों को यहाँ पे रिमूव कर दिया गया, दोनों को एंड कर दिया गया 104 के अंदर में। 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किस चीज़ से रिलेटेड है? 105 है बेसिकली स्टूडेंट्स स्टेट्स की जो पावर है ओबीसी का जो लिस्ट बनाने के रिगार्डिंग में, उस पावर को रीस्टोर किया गया, उस पावर को दोबारा से रीस्टोर किया गया बैकवर्ड क्लासेज का लिस्ट के रिगार्डिंग में। और 106 अब आप देखिए कि वुमेन रिजर्वेशन बिल है जिसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये पिछले कुछ समय के एक्ट हैं, 99 से लेकर 106 का जर्नी है, आपको कुछ पता होने चाहिए कि रिसेंटली क्या डेवलपमेंट हुआ है। 105 जिसमें पावर है जिसको रिस्टोर किया गया, 104 है जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को जो रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन में ओनली 10 ईयर के लिए दिया गया था, बट बाद में वो एक पॉलिटिकल वेपन के रूप में चेंज हो गया है और कंटिन्यूस इसको एक्सटेंशन है वो दिया जाता है अलग अलग जो भी पार्टीज पावर के अंदर होती हैं। तो अब इसको दिया गया है एक्सटेंशन। दिस इज ऑल अबाउट द वुमेन रिजर्वेशन बिल, प्रेसिडेंट का असेंट और कावेरी इश्यू के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, एक सुसाइड अटैक है वो पाकिस्तान के अंदर देखने के लिए मिला। पाकिस्तान का स्पेशली जो पेशावर का जो रीजन है उसके अंदर ये जो अटैक है वो देखने के लिए मिला है। अब हम इससे रिलेटेड एक इश्यू को डिस्कस करेंगे। इश्यू है बेसिकली स्टूडेंट्स लोन वोल्फ अटैक। लोन वोल्फ अटैक का जो सिचुएशन है, लोन वोल्फ अटैक क्या होते हैं कि सपोज कीजिए कोई एक पर्सन है वो कंटिन्यूस यहाँ पे अपना मोबाइल या इंटरनेट कुछ यूज़ करता है, उसके थ्रू वो रेडिकलाइज होता है, उसको इस तरीके का जो आपको पता है ना कि इस तरीके का एल्गोरिथम भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि आप जिस तरीके का कंटेंट आप देखना शुरू करोगे उसी तरीके के आपको कंटेंट है वो कंटिन्यूस सजेशन के अंदर में आएंगे। तो ये जो सोशल मीडिया का जो एल्गोरिथम है इसी तरीके से वर्क करता है। तो वो यहाँ पे रेडिकलाइज होता है, कम्प्लीटली अलोन है, फैमिली के साथ उसका इतना रिलेशनशिप नहीं है, तो उन लोगों के द्वारा इस तरीके के जो लोन वोल्फ अटैक हैं वो किए जाते हैं। ये बेसिकली एक सुसाइड अटैक है। सुसाइड अटैक का अभी किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया कि किसके द्वारा ये जो सुसाइड अटैक है वो किया गया है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि लोन वोल्फ अटैक सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। लोन वोल्फ अटैक सबसे ज़्यादा यूएसए के अंदर, जिसके अंदर जो गन है उसको यूज़ किया जाता है, कोई मेंटली डिस्टर्ब है उसके द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा भी स्कूल के अंदर जो गन्स है उसको यूज़ किया जाता है।
क्योंकि स्टूडेंट्स वहाँ पे जो राइट टू लाइसेंस है आपके पास में कि आप वेपन है उसको रख सकते हो, आपका एक पार्ट है वो फंडामेंटल बेसिक पार्ट माना गया है उसको, जो इंडिया के अंदर नहीं है, राइट टू लाइसेंस आपको गन वेपन रखने का। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इंडिया के अंदर ये लोन वोल्फ अटैक क्या पॉसिबल है, क्या इंडिया के अंदर हो सकते हैं या ऐसा कोई थ्रेट देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स इंडिया का सबसे मेन जो पॉजिटिव काम यहाँ पे करता है वो इंडिया का फैमिली सिस्टम है। फैमिली सिस्टम एक जॉइंट फैमिली सिस्टम या फैमिली वैल्यूज़ हैं जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। लोन वोल्फ अटैक के लिए एक तो कम्प्लीटली जो फैमिली में इस तरीके का जो सेपरेशंस के इश्यूज़ हैं, चिल्ड्रन कम्प्लीटली डिफरेंट है, उसको कोई भी वैल्यू सिस्टम है उसके अंदर नहीं रखा गया, और कंटिन्यूस यहाँ पे जो सोशल मीडिया या इनके थ्रू कनेक्टेड है जिससे कि उसको इस तरीके का रेडिकलाइज माइंड है वो डेवलप हो। 2018-19 के अंदर ये टॉपिक मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ था कि ये लोन वोल्फ अटैक क्या इंडिया के अंदर हो सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ है, उससे प्रो एंड कॉन्स। तो मेंस में इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द ये बॉम्ब अटैक के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स गवर्नमेंट के द्वारा जो रिटर्न है, जो यहाँ पे डिपॉजिट स्कीम है, स्मॉल सेविंग स्कीम्स है, उनके ऊपर जो रिटर्न है वो हाइक किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी जो स्मॉल सेविंग स्कीम है जिनके ऊपर यहाँ पे जो रिटर्न है उसको हाइक किया है, इंटरेस्ट रेट को रेज किया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सुकन्या स्मृति जो योजना है, सुकन्या स्मृति जो योजना है, अब ये क्या है बेसिकली स्टूडेंट्स अगर हम बात करें सुकन्या स्मृति अकाउंट, बेसिकली ये एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पार्ट है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो पार्ट है उसी स्कीम का इसको पार्ट रखा गया है। इसके अंदर पेरेंट्स अंडर 10 अगर उनका कोई चिल्ड्रन है, गर्ल चाइल्ड है, तो गर्ल चाइल्ड का जो अकाउंट है वो ओपन कर सकते हैं। गर्ल चाइल्ड का ये अकाउंट है स्मॉल डिपॉजिट स्कीम के अंदर में ओपन होगा जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। इसके अंदर आपको कुछ रिबेट्स हैं वो भी देखने के लिए मिलेंगी कि इनकम टैक्स का जो रिबेट है, इनकम टैक्स का जो रिबेट है वो यहाँ पे मिलेगा, वो जो पैसा है जो डिपॉजिट किया जाएगा उसको। और इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छी आपको देखने के लिए मिलती हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ये जो इंटरेस्ट रेट है इसको हाइक किया जाता है समय समय पे, इसको यहाँ पे इंक्रीज किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो चाइल्ड हैं जिनका ही दो ही गर्ल चाइल्ड है जिनका अकाउंट है वो ओपन किया जा सकता है किसी भी पेरेंट्स के द्वारा। मिनिमम जो पैसा है वो डिपॉजिट करना होगा 250 RS आपको यहाँ पे जो मिनिमम मनी है और डिपॉजिट करना होगा। मैक्सिमम आप यहाँ पे 15,000 जो पैसा है वो यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हो। जब गर्ल चाइल्ड का मेच्योरिटी का एज आएगा 21 अगर उनका एज होता है या उनका मैरिज का एज आता है तो उस समय ये जो आपका अकाउंट है सुकन्या स्मृति योजना या सुकन्या स्मृति अकाउंट वो आपका मैच्योर होगा, उसको आप पैसा है विड्रॉ कर सकते हो। आईटी का रिबेट दिया गया है, इनकम टैक्स का रिबेट आपको देखने के लिए मिलेगा, जो इंटरेस्ट रेट के ऊपर रिटर्न है वो आपको यहाँ पे हाइक किए गए हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स ऐसा ही एक नेशनल जो सेविंग सर्टिफिकेट है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट काइंड ऑफ सर्टिफिकेशन है, जैसे कि एक किसान विकास पत्र जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, ये किसान विकास पत्र भी लॉन्च किया था 2014 के अंदर में, तो उसी की तरह नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, इनके ऊपर भी जो यहाँ पे रिटर्न है उसको हाइक किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्मॉल सेविंग अकाउंट्स के बारे में या स्मॉल सेविंग स्कीम्स के बारे में है, जो सीनियर सिटीजन के रिगार्डिंग में है उसको भी हाइक किया, सुकन्या स्मृति अकाउंट को हाइक किया, यहाँ पे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ऐसा ही एक किसान विकास पत्र है जो 2014 में गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे पोस्को एक्ट के बारे में, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस। 2012 के समय ये एक्ट आया था, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस। 2012 के समय ये एक्ट आया, इसके अंदर अमेंड करने की बात की गई है। इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है पहले उनको देखते हैं। तो स्टूडेंट्स 2012 के समय ये एक्ट आया और पहला ऐसा एक्ट था जो चाइल्ड अब्यूज़ को डील करता था। चाइल्ड के रिगार्डिंग में किसी भी तरीके का कोई अब्यूज़ है उसको ये डील करेगा। पोस्को एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस। एज कितना बताया गया है इसके अंदर, 18 ईयर्स एज बताया गया है। ये बेसिकली आपको जेंडर न्यूट्रल देखने के लिए मिलेगा कि जेंडर न्यूट्रल है, इसके अंदर सभी को चाइल्ड काउंट किया गया है, चाहे गर्ल चाइल्ड हो चाहे बॉय चाइल्ड हो। अगर उनके अगेंस्ट में कोई भी सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाता है, कोई भी चाइल्ड अब्यूज़ किया जाता है तो उसको इसका पार्ट माना गया है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस के अंडर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम इस एक्ट के बारे में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में आता है ये पोस्को एक्ट।
अभी लॉ कमीशन के द्वारा कहा गया है कि जो एज ऑफ कंसेंट है 18 ईयर्स, जो एज ऑफ कंसेंट है इसको हम रिमूव नहीं कर सकते। उसके बिहाइंड के रीजंस ये दिए गए हैं, अगर इसको हम रिमूव करते हैं। अब देखिए कि कुछ ऐसे केसेस अभी रिसेंटली सामने आए थे, 16 ईयर से 18 ईयर के बच्चे हैं, उनके बीच में यहाँ पे बेसिकली कंसेंट के बेसिस पे कोई भी रिलेशनशिप डेवलप हुआ और बाद में उसको एज ए रेप का जो स्टेटस है वो दे दिया गया। 16 से 18 के बच्चे हैं, 16 से 18 के बच्चे हैं, एडोलसेंट एज है, और इस एज के अंदर में जो भी उनके साथ रिलेशनशिप डेवलप हुआ उसको यहाँ पे जो रेप का स्टेटस है वो दे दिया गया। तो उसी के रिगार्डिंग में बेसिकली ऑन पेपर ये रेप का सिचुएशन है, बट विद कंसेंट के साथ में कोई भी रिलेशनशिप डेवलप हुआ है। तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें यहाँ पे इस जो एज ब्रैकेट है 16 से 18, उसके रिगार्डिंग में एक गाइडलाइन है वो इश्यू की गई है कि ऐसे केसेस को आप सही से डील कीजिए, अगर कंसेंट के साथ हुआ है तो वो रेप का स्टेटस नहीं है। उसके रिगार्डिंग में कुछ कंसर्न्स हैं, काफ़ी सारे जो एक्टिविस्ट हैं उनके द्वारा कंटिन्यूस रेज किए गए थे। लॉ कमीशन का भी यही बात है। 18 ईयर अगर हम एज के बारे में बात करें तो इसको हम रिमूव नहीं कर सकते। अगर इसको रिमूव किया गया तो आप देखिए कि जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है, चाइल्ड मैरिज है, ये सब इंक्रीज होंगे। तो चाइल्ड मैरिज और चाइल्ड ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट में जो फाइट है वो ये बेसिकली रिड्यूस कर देगा अगर एज ऑफ कंसेंट को यहाँ पे रिमूव किया गया। तो यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स कि हमारे यहाँ पे हमारे कंट्री के अंदर इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं रिगार्डिंग द चिल्ड्रन, और इन चिल्ड्रंस के रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर जो चाइल्ड का जो बेसिकली जो चाइल्ड का जो डेफिनेशन है वो आपको हर एक रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर अलग अलग देखने के लिए मिलेगा। नेशनल चाइल्ड पॉलिसी के अंदर आपको 14 ईयर है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर में 16 ईयर पर्सन को जो चाइल्ड है वो माना गया है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस को 18 ईयर के बच्चे को चाइल्ड माना गया है। तो चाइल्ड का कोई एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं है इंडिया के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, तो ये आपको यहाँ पे एक पता होना चाहिए। इसके अलावा आप देखिए कि जो चिल्ड्रंस को यहाँ पे जो चाइल्ड लेबर के रिगार्डिंग का जो एक्ट है उसके अंदर 14 ईयर्स एज मानी गई है कि 14 ईयर्स से कम का जो बच्चा है उसके द्वारा अगर कोई काम किया जाता है तो उसको चाइल्ड लेबर के अंदर में काउंट किया जाएगा, और वहाँ पे जो पेरेंट्स हैं उनको वहाँ पे कन्विक्ट किया जा सकता है, पेरेंट को चार्ज किया जा सकता है। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट है, जो आपको इसके रिगार्डिंग में लॉ कमीशन के बारे में कुछ रिकमेंडेशंस हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स लॉ कमीशन के द्वारा EFIR की बात की गई कि जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन किया जाता है जब भी पुलिस स्टेशन के अंदर में, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन रेज किया जाता है कि पुलिस के द्वारा जो FIR है वो यहाँ पे रजिस्टर नहीं की गई। FIR रजिस्टर ना करने की वजह से यहाँ पे EFIR नाम का एक पोर्टल है उसको डेवलप करने की बात की गई है कि ऐसा एक पोर्टल डेवलप किया जाए जिससे कि जो चिल्ड्रंस हैं या ऐसे भी कोई लोग हैं वो यहाँ पे EFIR है, इलेक्ट्रॉनिक जो FIR है इंटरनेट का यूज़ करते हुए वो यहाँ पे रजिस्टर कर सकें। नेक्स्ट अगर हम बात करें IIP इंडेक्स के बारे में है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जो आपको मंथली बेसिस पे निकाला जाता है, तो उसके अंदर देखने के लिए मिला है कि लास्ट 14 ईयर्स से हाई यहाँ पे जो ग्रोथ है वो देखने के लिए मिली है इस IIP इंडेक्स के अंदर में। तो स्टूडेंट्स एक बार IIP इंडेक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। IIP इंडेक्स के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि IIP इंडेक्स के अंदर में स्टूडेंट्स जो 14% का जो वेटेज है, 14.27 है, वैसे तो 14.27 है, ये वेटेज किसको दिया गया है? कोर इंडस्ट्रीज को दिया गया है। कोर इंडस्ट्रीज को ये वेटेज दिया गया है। कोर इंडस्ट्रीज कितनी है? 8 इंडस्ट्रीज को यहाँ पे कोर इंडस्ट्रीज का पार्ट माना गया है। अब ये 8 इंडस्ट्रीज जो कोर इंडस्ट्रीज का पार्ट है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सी 8 इंडस्ट्री हैं, सबसे ज़्यादा वेटेज किसके पास है? तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स के पास में। जो हमारे यहाँ पे रिफाइनरी प्रोडक्ट इंडिया में काफ़ी आपको देखने के लिए मिलेंगे ना, तो सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है रिफाइनरी प्रोडक्ट को, फिर दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी को, फिर दिया गया है इलेक्ट्रिसिटी को, फिर आप देखें कि यहाँ पे स्टील को दिया गया है, फिर स्टील को दिया गया है, इसके अलावा फिर दिया गया है कोल को, फिर दिया गया है कोल को, फिर आपको क्रूड ऑयल देखने के लिए मिलता है, फिर आपको क्रूड ऑयल देखने के लिए मिलता है, फिर आपको नेचुरल गैस है, फिर नेचुरल गैस है, फिर उसके बाद में अगर हम बात करें सीमेंट है, सीमेंट है, और सबसे कम दिया गया है फर्टिलाइजर को। तो ये 8 कोर इंडस्ट्री हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा, 5 इंडस्ट्रीज के नाम लिख दिए जाएंगे, क्वेश्चन होगा कि इसमें कौन सा IIP इंडेक्स के कोर इंडस्ट्रीज का पार्ट है। 8 इंडस्ट्री हैं
40% वेटेज है आईआईपी इंडेक्स के अंदर में। आईआईपी इंडेक्स किनके द्वारा निकाला जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो हमारा एनएसओ है, नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, उसके द्वारा निकाला जाता है। बेस ईयर क्या है? 2011 एंड 12 इसका बेस ईयर है। मंथली बेसिस पे ये आईआईपी इंडेक्स और निकाला जाता है। हमारे कोर इंडस्ट्रीज का जो प्रोडक्शन है उसको ये बेसिकली मेजर करता है। यहाँ पे ये माना गया कि अगस्त के अंदर में जिस तरीके का हॉट एंड ड्राई सीजन रहा उसकी वजह से इन कोर सेक्टर्स के अंदर जो ग्रोथ है वो देखने के लिए मिली है। तो कोर सेक्टर के अंदर ग्रोथ देखने के लिए मिली है। देखिए कि बारिश नहीं हुआ तो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन ज़्यादा करना पड़ा। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो ग्रोथ है वो देखने के लिए मिला। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स के अंदर में स्टील, कोल, और यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर भी जो प्रोडक्शन इंक्रीज होने के बिहाइंड के रीजन ये हैं कि अगर ड्राई सीजन है तो यहाँ पे बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है वो ज़्यादा किया जाएगा। अगर वेट सीजन है तो उस समय आउटडोर एक्टिविटीज़ है वो नहीं की जा सकती हैं कोई भी कंस्ट्रक्शन का। तो सीमेंट का जो प्रोडक्शन है वो भी अच्छा देखने के लिए मिला। एक फर्टिलाइजर के अंदर जो प्रोडक्शन है वो लिटिल बिट स्लो है, वो यहाँ पे बताया गया है इस न्यूज़ के अंदर में। दिस इज ऑल अबाउट द आईआईपी इंडेक्स जो आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, इंडिया एंड कनाडा के रिलेशंस खराब होने के बाद में हमारे श्रीलंका के मिनिस्टर्स के द्वारा भी एक स्टेटमेंट दिया गया था कि कनाडा के द्वारा कंटिन्यूअस इस तरीके का एंटी नेशन जो भी पर्सन्स है उनको शरण दी जाती है उनके वहाँ पे। अब बांग्लादेश के एक मिनिस्टर हैं उनके द्वारा कहा गया कि इनके जो पहले फर्स्ट जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे शेख मुजीबुर रहमान, उनके जो बेसिकली असेसिनेशन में जो पर्सन इन्वॉल्व है, जो नूर चौधरी नाम के एक पर्सन है, उनको कंटिन्यूस 96 के समय से जो कनाडा है उसके अंदर में शरण है वो दी गई है। और ये मुजीबुर रहमान कौन है? मुजीबुर रहमान बेसिकली जो प्रेजेंटली प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश के, शेख हसीना, उनके ये बेसिकली फादर हैं स्टूडेंट्स, और बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के एक मेन हीरो हैं। तो उनका असेसिनेशन के अंदर में इनका एक रोल था जो नूर चौधरी हैं। तो बांग्लादेश के द्वारा भी कहा गया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के पर्सपेक्टिव में कनाडा के द्वारा हमारे भी कंट्री के अगेंस्ट में जो पर्सन्स हैं, हमारे भी यहाँ पे पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ का जिन्होंने असैसिनेशन किया उनको जो शरण है वो दी गई है कनाडा के द्वारा। वो पर्सन्स अभी कनाडा के अंदर हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द कनाडा के बारे में जो यहाँ पे हमारे जो नाइबर कंट्रीज हैं उनके द्वारा भी बताया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें, धर्मपुर ब्रिटिलिटी के बारे में है स्टूडेंट्स। धर्मपुर बेसिकली आप देखिए, आपने एक नाम सुना होगा चंदन तस्कर वीरप्पन। चंदन तस्कर वीरप्पन, अभी उनसे रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट्री है वो रिलीज की गई थी। बेसिकली वीरप्पन वो पर्सन है स्टूडेंट, जैसे जैसे इनका जो ग्राफ है वो इंक्रीज होने लगा, और जब भी कोई क्रिमिनल का ग्राफ इस तरीके से इंक्रीज होता है तो वो क्या करते हैं कि जो पुअर पर्सनस है उनको यूज़ करते हैं। पुअर पर्सनस को वो यूज़ करेंगे अपने अपने मूवमेंट के अंदर में, उनको जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड करेंगे, उनका मोरल बूस्ट करने की कोशिश करेंगे कि आपका मैं ही जो मसीहा हूँ। रॉबिन हुड टाइप का जो आपको इमेज है वो क्रिएट की जाती है इनके द्वारा। तो ये जो धर्मपुरी का जो एरिया है वहाँ पे उस समय के जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं या पुलिस सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं उनको लगा कि ये वीरप्पन का बेसिकली यहाँ पे एक नेक्सस है इनके साथ में। और वहाँ पे ये जो ऑफिसर्स वहाँ पे पहुँचे तो विलेज मैंस जो विलेजर्स हैं उनको वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो ब्रूटिलिटी है उनके द्वारा की गई थी। उस ब्रूटिलिटी से रिलेटेड जो पर्सन्स हैं उनको यहाँ पे जो कन्विक्टेड किया गया था हाई कोर्ट के अंदर में। फिर वो जो पर्सन्स हैं जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के जो ऑफिसर हैं, पुलिस सर्विस के जो ऑफिसर्स हैं, उनके द्वारा क्या किया गया, उनके द्वारा स्टूडेंट्स यहाँ पे हाई कोर्ट के अंदर में, मद्रास हाई कोर्ट में केस है वो फाइल किया गया था। तो उन सभी को यहाँ पे कन्विक्शन है उसको कन्फर्म किया है हाई कोर्ट के द्वारा कि आप लोगों के द्वारा स्पेशल जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके ऊपर में जो एट्रोसिटीज़ है वो की गई। काफ़ी ज़्यादा एट्रोसिटी देखने के लिए मिलता है उस समय में, आपको डॉक्यूमेंट्री के अंदर भी उसको दिखाया है। बाद में जॉइंट टास्क फोर्स बनेगा, एक टास्क फोर्स है उसको क्रिएट किया जाएगा वहाँ पे, जॉइंट टास्क फोर्स है। और लास्ट में आप देखिए कि 2004 का जो समय है, 2004 के अंदर में एक आईपीएस ऑफिसर हैं के विजय कुमार, काफ़ी शानदार ऑफिसर हैं। आप इनके बारे में रीड भी कर सकते हो। के विजय कुमार काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं डिसिप्लिन के अंदर में। इवन कारगिल वॉर के समय ये बीएसएफ को भी लीड कर रहे थे कुछ एरिया के अंदर। इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर भी इनको काफ़ी अभी तक हेड है। इनका एज आई थिंक 75 के आसपास इनका एज है। अभी तक ये काफ़ी सारे जो कमेटीज़ हैं उनको हेड करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो के विजय कुमार हैं इनका एक बुक भी है वीरप्पन के रिगार्डिंग में, ऑपरेशन कुकून उन्होंने लॉन्च किया था, और इनके द्वारा ही इनको मारा जाता है 2004 के अंदर में।
तो दिस इज ऑल अबाउट द कि वीरप्पन के समय तो पुलिस के जो भी यहाँ पे एट्रोसिटीज की गई उनके अगेंस्ट में जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है अगेंस्ट द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब 1989 का, वो एक्ट वहाँ पे लगाया गया है कि आपके द्वारा जो ब्रूटिलिटी है वो क्यों की गई थी। अब इसके बिहाइंड के रीजन क्या हैं, आप देखिए कि ये सारी जो हिल्स हैं वो कनेक्टेड हैं, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सब में ये कनेक्टेड हैं। और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट सैंडलवुड, यहाँ पे आपको क्या देखने के लिए मिलता है, सैंडलवुड। अब ये सैंडलवुड क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सैंडलवुड का वैसे आपने नाम सुना होगा, चंदन के नाम से इसको जानते हैं। चंदन की जो लकड़ियाँ जो क्रिमेशन के अंदर भी यूज़ की जाती हैं, इवन रिचुअल्स के अंदर जो पूजा के अंदर जो टीका लगाया जाता है हिंदुइज्म के अंदर में, वो भी इसके अंदर भी यूज किया जाता है सैंडलवुड को। इसका जो वुड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है, काफ़ी ड्यूरेबल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वुड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग वुड आपको देखने के लिए मिलेगा। ड्यूरेबल भी काफ़ी ज़्यादा है, ड्यूरेबिलिटी भी आपको काफ़ी हाई देखने के लिए मिलती है सैंडलवुड की। और ये मैक्सिमम जो ड्राई डेसिडियस का एरिया है, जो ड्राई डेसिडियस का एरिया है, ड्राई डेसिडियस का जो एरिया है उसके अंदर ये उगाई जाती है, ये जो सैंडलवुड है। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही दो जगह हैं जहाँ पे जो सैंडलवुड का जो क्वालिटी है वो सबसे बेस्ट माना जाता है स्टूडेंट्स। इसके अलावा अगर हम सैंडलवुड के बारे में बात करें तो दिस इज ऑल अबाउट द सैंडलवुड। इसका जो IUCN स्टेटस आपको पता होना चाहिए। IUCN स्टेटस इसका क्या है, वल्नरेबल। सैंडलवुड का जो ट्री है उसका IUCN स्टेटस है स्टूडेंट्स, IUCN स्टेटस है वल्नरेबल। तो ये है बेसिकली इस प्रोसेस के बारे में जिसमें जो पुलिस का ब्रूटिलिटी है उन सभी को कन्विक्ट किया गया है हाई कोर्ट के द्वारा। वीरप्पन के द्वारा इस सैंडलवुड को यूज़ किया जाता था इलीगल स्मगलिंग के अंदर में। और ये सब हिल्स का जो एरिया है, जो फॉरेस्ट का वॉरफेयर टेक्निक्स है उसके अंदर में काफ़ी पॉपुलर पर्सन माना गया है। फॉरेस्ट का जो वॉरफेयर टेक्निक होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है स्टूडेंट्स। आप ग्राउंड लेवल पे जो वॉरफेयर का जो टेक्निक्स है उससे भी, इसका एक एग्जाम्पल आप देखिए कि USA और वियतनाम का लड़ाई हुआ था। USA और वियतनाम का जो लड़ाई हुआ, US को वहाँ पे डिफीट का सामना पड़ना पड़ा क्योंकि US कभी भी वियतनाम को कैप्चर नहीं कर पाया। उसके बिहाइंड का रीजन ये था कि जो टेरेन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट था। जो आपको फॉरेस्ट का जो वॉरफेयर है वो कम्प्लीटली डिफरेंट देखने के लिए मिलता है। दिस इज ऑल अबाउट द धर्मपुरी ब्रूटिलिटी के बारे में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा NCR का एरिया है, दिल्ली का जो एरिया है जिसके अंदर में विंटर के समय एयर पोल्यूशन की जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिलती है। मेन कारण उसको स्टेबल बर्निंग माना जाता है। और भी काफ़ी सारे रीजन हैं। दिल्ली का जो जोग्राफी है वो भी एक काफ़ी बड़ा रीजन है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एक काफ़ी बड़ा रीजन है। कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन का जो एक्टिविटी है दिल्ली के अंदर में, और जिसके अंदर स्मोक टावर हैं, वाटर का यूज़ किया जाता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ यहाँ पे रोक दी जाती हैं। तो CM के द्वारा 15 पॉइंट एक विंटर एक्शन प्लान है उसको यहाँ पे रिलीज किया गया, अनाउंस किया गया। और NHRC के द्वारा भी कहा गया, NHRC जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उनके द्वारा भी एक बात कही गई। उनके द्वारा बात ये बोली गई है कि यहाँ पे आप फार्मर्स को ब्लेम करते हो, फार्मर्स को कहते हो कि स्टेबल बर्निंग उनके द्वारा की जाती है, बट एक फार्मर को जो खरीफ का जो सीज़न है, खरीफ का सीज़न और नेक्स्ट सीज़न कौन सा है, रबी का, इसके बीच में बड़ी मुश्किल से उसको 15 डेज या आप मुश्किल से कहें तो 1 मंथ का जो समय है वो मिलता है। उस 1 मंथ के समय के अंदर उसको अपना जो खेत है वो तैयार करना होता है जिससे कि जो नई क्रॉप है उसको उगाया जा सके विंटर के अराइवल से पहले। तो आप देखिए कि उनके लिए मजबूरी है इस तरीके का कि गवर्नमेंट के द्वारा कौन सा ऐसा इनिशिएटिव्स है उनको यहाँ पे दिए गए हैं, सब्सिडाइज किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, क्योंकि जो पुअर फार्मर्स हैं उनको इस तरीके का जो मैकेनाइज जो स्टेबल बर्निंग है, जो मशीन्स है उनको यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि जो जितनी भी मशीन्स है वो कॉस्टली आपको देखने के लिए मिलती हैं। NHRC के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, NHRC के द्वारा लास्ट ईयर जो स्टेबल बर्निंग के जो इश्यूज हैं उनको सुमोटो लिया गया था। सुमोटो बेसिकली क्या है, सुमोटो जो प्रोसेस है, सुमोटो प्रोसेस ये है कि कोई भी न्यूज़ यहाँ पे न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश हुआ, किसी के द्वारा कंप्लेंट नहीं किया गया, तो भी NHRC के द्वारा ह्यूमन राइट के इश्यू के रूप में उस केस को लिया जा सकता है और उसके रिगार्डिंग में जो भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं वो दिए जा सकते हैं। NHRC के बारे में आपको ये पता होना चाहिए, इनका एक सिलेक्शन कमेटी होता है 70 ईयर और 3 ईयर का इनका एक बेसिकली ये एज लिमिट है जो बनाया गया है। रीअपॉइंटमेंट का प्रोसेस 2019 के एक्ट के अंडर में किया गया कि एक पर्सन यहाँ पे NHRC का हेड अपॉइंटेड है तो उसको रीअपॉइंट किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। एक सिलेक्शन कमेटी होती है, सिलेक्शन कमेटी को बेसिकली PM हेड करते हैं। स्पीकर कौन,
लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो होते हैं। इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स हैं, इसका पार्ट होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा प्लस में जो राज्यसभा के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, और डिप्टी स्पीकर आपको राज्यसभा के चेयरमैन नहीं आएंगे यहाँ पे। चेयरमैन अगर राज्यसभा के आएंगे तो वो अल्टीमेट हेड करेंगे, क्योंकि वो कंप्लीटली इस जो टेबल है उसके अंदर सबसे हाईएस्ट पोजीशन उनका ही रहेगा, क्योंकि चेयरमैन कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के। तो ये वो लोग हैं जो ये सिलेक्शन कमेटी का पार्ट है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में जब भी किसी को अपॉइंट करना हो, एक स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन से रिलेटेड भी न्यूज़ है, केरल से रिलेटेड आज ही। ह्यूमन राइट कमीशन यहाँ पे सुमोटो केसेस को ले सकता है, बट कुछ ड्रॉबैक हैं। ड्रॉबैक ये हैं कि 1 ईयर के बाद में जो केसेस हैं उनको ये डील नहीं कर सकते। 1 ईयर के बाद के जो केसेस हैं उनको ये डील नहीं कर सकते। दिस इज ऑल अबाउट द NHRC। एक बार इसके हेड हुआ करते थे हमारे एक्स CGI हैं HL दत्तू सर। HL दत्तू सर ने एक स्टेटमेंट दिया था कि NHRC इज ऑल अबाउट द टूथलेस टाइगर, क्योंकि NHRC के द्वारा आप देखिए कि किसी भी केस के अंदर जजमेंट है वो दिया जा सकता है, बट हार्स इम्प्लीमेंटेशन, जो कंप्लीटली जो पावर है वो नहीं दी गई है। जजमेंट दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि इनके द्वारा इस तरीके से ह्यूमन राइट का वायलेशन है, बट कंप्लीटली जो पावर है कन्विक्ट करने का वो नहीं दिया गया है NHRC को। नेक्स्ट अगर हम बात करें विंटर एक्शन प्लान के बारे में, तो यहाँ पे ग्राफ के अंदर शो किया गया है स्टूडेंट्स PM10 एंड PM2.5 इनका यहाँ पे जो डिक्रीज है उसके बारे में बताया गया है कि 2014-15 के समय कितना हाई हुआ करता था, समय के साथ में इसको रिड्यूस किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा भी। आप देखिए कि अलग अलग कमीशंस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बनाए गए हैं, जिसके अंदर में पहले के जो एक्ट है 1990 एक्ट का जो अथॉरिटी हुआ करता था उसको रिप्लेस करके कंप्रिहेंसिव एयर मैनेजमेंट जो एक्शन प्लान है वो लगाया गया। दिल्ली के आसपास के जो सराउंडिंग के रीजन है, पंजाब है, हरियाणा है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान, उसको भी इंक्लूड किया गया है दिल्ली के अलावा उसके अंदर में। दिस इज ऑल अबाउट द विंटर एक्शन प्लान। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स विंडफॉल टैक्स के बारे में। ये आपने काफ़ी बार सुना होगा। विंडफॉल टैक्स क्या होती हैं? गवर्नमेंट के द्वारा ये जो टैक्स है, जो विंडफॉल टैक्स के बारे में अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट के द्वारा ये टैक्स लगाए जाते हैं। कोई भी ऐसा अनप्रेसिडेंट इवेंट है जिसके अंदर में हमारी जो ऑयल कंपनीज हैं उनको टू मच बेनिफिट हो रहा है, टू मच प्रॉफिट है यहाँ पे हो रहा है, तो उस समय में ये जो विंडफॉल टैक्स है वो लगाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। मैक्सिमम आपको ऑयल कंपनीज के अगेंस्ट में देखने के लिए मिलता है कि पेट्रोलियम कंपनीज के ऊपर में, एयर टर्बाइन फ्यूल है, इन सभी के ऊपर में लगाया गया, क्योंकि पेट्रोलियम कंपनीज को टू मच ऐसे एकदम से जो इमीडिएट यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो होने के लगेगा। तो इंडिया ने फर्स्ट टाइम जो विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स है उसको इम्पोज किया था जुलाई 2022 के समय में। तो दिस इज ऑल अबाउट द विंडफॉल टैक्स। अनप्रेसिडेंट प्रॉफिट को देखते हुए ऑयल कंपनीज के ऊपर में गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, जिससे कि यहाँ पे ऑयल कंपनीज का जो प्रॉफिट है उसको लिटिल बिट गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर में ऐड हो सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें राधा स्वामी फॉलोवर्स के बारे में, हमने डिस्कस किया था कि जो आगरा है उसके अंदर में, आगरा के अंदर में, उत्तर प्रदेश के अंदर है आगरा, वहाँ पे राधा स्वामी जो फॉलोवर्स है उनका कन्फ्लिक्ट हुआ पुलिस के साथ में। आपको ये पता होना चाहिए सिंह दयाल साहब नाम के जो पर्सन है, दयाल, वहाँ पे कॉलेज भी आपको देखने के लिए मिलती है, उनके द्वारा ये राधा स्वामी जो सेक्ट है उसको इस्टेब्लिश किया गया था। बेसिकली राधा स्वामी सेक्ट को इस्टेब्लिश करने के बिहाइंड में गुरु नानक के ये भी फॉलोवर हुआ करते थे। ये जो बेसिकली अगर हम बात करें दयाल साहब, गुरु नानक के भी फॉलोवर हैं। हाथरस के एक तुलसी बाबा हुआ करते थे, उनके भी ये इन्फ्लुएंस आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इस्कॉन फाउंडेशन के बारे में। इस्कॉन फाउंडेशन के रिगार्डिंग में जो हमारे एक मिनिस्टर हैं जो बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके अगेंस्ट में यहाँ पे डिफामेशन केस है वो भेजा गया है। हमको इस्कॉन फाउंडेशन के बारे में पता होना चाहिए। ये देखिए कि जो अगस्त का जो मंथ है या जुलाई अगस्त का जो समय है उस समय भी ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर में था, क्योंकि इनके एक पर्सन है उनके द्वारा विवेकानंद सर का जो टीचिंग हैबिट है उसके ऊपर में कुछ किया गया था कमेंट। उस समय भी ये इस्कॉन फाउंडेशन है वो न्यूज़ के अंदर था। इस्कॉन फाउंडेशन को बेसिकली हरे कृष्णा मूवमेंट के रूप से भी हम जानते हैं कि हरे कृष्णा मूवमेंट है। 1966 के समय ये इस्टेब्लिशमेंट के अंदर में आया। और ये जो हरे कृष्णा मूवमेंट है या इस्कॉन फाउंडेशन है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये जो सोसाइटी है इस्कॉन फाउंडेशन, ये कम्प्लीटली इंस्पायर है
हमारे जो चैतन्य महाप्रभु हुआ करते थे, जो चैतन्य महाप्रभु हुआ करते थे बंगाल के रीजन में, तो जो चैतन्य महाप्रभु हैं उनसे ये कम्प्लीटली इंस्पायर है। इसके जो फाउंडर पर्सन के बारे में अगर हम बात करें तो श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपदा है उनका ये नाम है। बेसिकली श्रीला भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपादा उनका नाम है। जो पर्सन है जिनके द्वारा इस्कॉन फाउंडेशन है 1966 के समय हरे कृष्णा मूवमेंट के थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया। इसमें काफ़ी सारे जो फॉरेनर्स हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, काफ़ी सारे फॉरेनर्स इनसे जुड़े होते हैं। मुन्नार के एरिया के अंदर में जो भी एनक्रोचमेंट है उसको यहाँ पे डील करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजन लिया गया। मुन्नार बेसिकली केरल का अगर ये एरिया है तो यहाँ पे मुन्नार है। मुन्नार के अंदर आप देखिए कि इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमने रीड किया है। इडुक्की वहाँ पे जहाँ पे इराविकुलम नेशनल पार्क है, नीलगिरी तहर वहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। तो वहाँ की जो कलेक्टर हैं उनकी यहाँ पे गाइडलाइन के अंदर में मुन्नार का जो भी एनक्रोचमेंट है उसको डील करने के रिगार्डिंग में केरल के द्वारा ये जो डिसीजन है वो लिया गया था। आप देखिए कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दिया गया था कि जो हमारे हिली स्टेट्स हैं उनके द्वारा वहाँ का जो प्रेशर है उसको देखा जाए, कोई भी एनक्रोचमेंट है उसको डील किया जाए, क्योंकि काफ़ी सारा डिमोलिशन है मानसून के समय हुआ था। उसी समय में केरल की गवर्नमेंट के द्वारा भी उनका जो हिली एरिया है, ये मुन्नार का जो रीजन है उसके अंदर एनक्रोचमेंट को रिड्यूस करने की बात की गई है कि यहाँ पे जो बिल्डिंग्स का जो कोई एनक्रोचमेंट के अंदर बिल्डिंग्स क्योंकि नुकसान होएगा तो फिर वो टू मच इफेक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। अगर कहीं पे भी कोई एनक्रोचमेंट का एरिया है उसको रिड्यूस करने की बात की है, जिससे कि मुन्नार के एरिया के अंदर जो प्रेशर है उसको रिलीज किया जा सके, प्रेशर को रिड्यूस किया जा सके। तो मुन्नार का एरिया है किसकी वजह से जाना जाता है? इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है, नीलगिरी तहर है, उन सभी के बारे में हमने रीड किया है। इराविकुलम नेशनल पार्क भी यहीं पे सिचुएटेड है इसी इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुन्नार के एरिया के अंदर में। कॉफ़ी एंड टी का जो कल्टीवेशन है उसकी वजह से भी ये जाना जाता है। आप देखिए कि इंडिया के अंदर जो दार्जिलिंग टी है उसको पहली बार जीआई टैग दिया गया था, वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें केरल का जो फर्स्ट जो जीआई टैग दिया गया ना, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, किसी भी एरिया का स्पेशल जो चीज़ होता है तो वो आपको दार्जिलिंग जो हमारी टी है वो देखने के लिए मिलती है जिसको जीआई टैग दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे अपोजिशन के द्वारा डिमांड की गई है कि जो यहाँ पे केरल के जो जज हुआ करते थे, चीफ जस्टिस हुआ करते थे, उनको स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का जो चेयरमैन बनाया गया है कि उनको आप यहाँ पे कंसेंट मत दीजिए, गवर्नर को ये यहाँ पे बेसिकली रिक्वेस्ट की गई अपोजिशन के लीडर्स के द्वारा केरल के अंदर में। तो स्टेट जो ह्यूमन राइट कमीशन है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, उसी का भी आपको सेम रोल देखने के लिए मिलता है जो कि आपको नेशनल लेवल पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का देखने के लिए मिलेगा। 2019 के समय इनका भी बेसिकली यहाँ पे अमेंडमेंट है वो किया गया था, जिसके अंदर में इनका रीअपॉइंटमेंट प्रोसेस अलाउ किया गया, जो एज है उसके रिगार्डिंग में जो चेंज है वो किए गए थे। तो आप ये 2019 का जो अमेंडमेंट है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, उसको आप रीड करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट न्यूज़ है स्टूडेंट्स मनरेगा के बारे में। मनरेगा के रिलेटेड कांग्रेस के जो लीडर हैं जयराम रमेश, उनके द्वारा कहा गया है इसको एक प्लान्ड यूथनेशिया का पार्ट माना गया है। जब भी स्टूडेंट्स यूथनेशिया की बात आए तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए, एक तो यूथनेशिया से रिलेटेड अरुणा शानबाग का केस है। अरुणा शानबाग का एक केस है। अरुणा शानबाग वो पर्सन है जिनको बेसिकली यूथनेशिया के लिए उन्होंने जो कोर्ट के अंदर अपील की थी कि मेरे को राइट टू डेथ का जो स्टेटस है वो दे दिया जाए, क्योंकि वो वेजिटेटिव स्टेट के अंदर में थे, काफ़ी साल से वेजिटेटिव स्टेट के अंदर में थे। तो अरुणा शानबाग केस के बारे में आप रीड करना यूथनेशिया के रिगार्डिंग में। अभी 2018 के समय भी गवर्नमेंट के द्वारा जो पैसिव यूथनेशिया है उसके रिगार्डिंग में एक मेडिकल सपोर्ट की जो मेडिकल सपोर्ट है उसको विड्रॉ कर लिया जाए। किसी भी पर्सन को अगर मेडिकल सपोर्ट दिया गया है वो वेजिटेटिव स्टेट के अंदर में है तो पैसिव यूथनेशिया है जो यहाँ पे हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मैटर ऑफ लिविंग विल के अंडर में 2018 में पैसिव यूथनेशिया जो है उसके बारे में डिस्कस किया गया था। पैसिव यूथनेशिया, अब यूथनेशिया बेसिकली एक राइट टू डेथ का ही एक सिचुएशन है, राइट टू डेथ, डिग्निफाइड डेथ का यहाँ पे जो बात है वो की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एमजी नरेगा को कंटिन्यूस जो डिले किया गया है सोशल ऑडिट्स के अंदर में फंड के अलॉटमेंट के रिगार्डिंग में, उसके रिगार्डिंग में जो कंसर्न्स है वो रेज किए गए हैं कांग्रेस के द्वारा। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एमजी नरेगा। एमजी नरेगा क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। मनरेगा के बारे में अगर हम बात करें, अनस्किल अगर आप हो,
अनस्किल अगर आप हो तो आपको भी यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है वो दिया जाएगा। गारंटी एम्प्लॉयमेंट है, गारंटी एम्प्लॉयमेंट। जैसे यूपीएससी की कोचिंग के अंदर काफ़ी सारी कोचिंग्स करती है ना बात कि गारंटेड प्रीलिम्स, उसी तरीके से गारंटेड एम्प्लॉयमेंट है आपको यहाँ पे। एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे दिया जाएगा? आपका जो 5 किलोमीटर का जो रेडियस है, जो भी आपका जो पंचायत हेड स्टेशन है उसके 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर में। क्या मनरेगा के द्वारा काफ़ी सारे अच्छे वर्क भी किए गए हैं क्या स्टूडेंट्स? तो आप देखिए एमजी नरेगा के द्वारा ये यहाँ पे चेक डैम्स बनाए गए हैं काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर में, काफ़ी सारे ऐसे जो ड्राई सेमी डेजर्ट के जो रीजन्स हैं उनके अंदर में, जो विंटर के जो रेनफॉल के समय में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो चेक डैम्स। वहाँ पे पानी फिल होता है और वो पानी फिर बेसिकली ग्राउंड वाटर का रिचार्ज के अंदर में पॉन्ड्स का कंस्ट्रक्शन भी किया गया है एमजी नरेगा के थ्रू। यहाँ एक इसका कंसर्न है कि ये बेसिकली अनस्किल फोर्स को ये यहाँ पे प्रमोट करता है, अनस्किल जो फोर्स है उसको ये प्रमोट करता है एमजी नरेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि 1983 का एक बेसिकली मर्डर एंड रेप केस है, उस पर्सन को जो बेल है वो ग्रांट की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये टू मच जो डिले प्रोसेस है हमारे कोर्ट्स के अंदर में, वो बेसिस एक स्टेटमेंट आपको देखने के लिए मिलता है कि जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। ये यूपीएससी ने एक बार शायद जो हमारा एसए का पेपर होता है उसके अंदर भी पूछा था, जस्टिस डिले इज द जस्टिस डिनाइड। तो वही एक प्रोसेस है 1983 का जो केस है उसमें एक पर्सन है, अब उनको बेल है वो ग्रांट की गई है। दिस इज ऑल इसी जो टू मच पेंडेंसी को देखते हुए नेशनल जुडिशियल जो डाटा ग्रिड है, नेशनल जुडिशियल जो डाटा ग्रिड है उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, जिसके कि यहाँ पे केसेस को ट्रैक किया जा सके, कौन सा केस पेंडिंग है। आप देखिए कि इसी केस के ऐसा जो ये केस है, ऐसे ही आपको एक प्रिजन से रिगार्डिंग में हमने कुछ दिन पहले एक न्यूज़ को डिस्कस किया था। प्रिजन से रिगार्डिंग में कौन सी कमेटी है? अमितवा रॉय पैनल ने क्या सजेस्ट किया था कि हमारी जो जेल है जिसके अंदर 140 के आसपास जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो क्यों है? क्योंकि टू मच अराउंड 70% जो पर्सन है जेल के अंदर में, जो प्रिजन के अंदर में, वो कौन है? अंडर ट्रायल के अंदर है, उनका कभी जजमेंट केस है वो चला ही नहीं, वो बस अंदर वहाँ पे पर्सन है, कोई उनका केस उठाने वाला नहीं है, कोई उनको जानकारी भी नहीं है केस से रिलेटेड। दिस इज ऑल शो द कि अंडर ट्रायल्स का जो भीड़ है वो हमारे प्रिजन्स के अंदर में देखने के लिए मिलता है। तो ये 3-4 टॉपिक्स हैं जो कनेक्टेड हैं, ऐसे डिले ऑफ जस्टिस डिनाइड हुआ है, जो यहाँ पे प्रिजन्स के अंदर जो भीड़ हुई है, या जुडिशरी का जो स्लो प्रोसेस है। जुडिशरी के द्वारा कहा गया कि हाई कोर्ट्स के अंदर में हमारे जो 70 नेम्स हैं उनको अप्रूवल नहीं किया गया गवर्नमेंट के द्वारा कुछ दिन पहले ही, तो वो अपॉइंटमेंट प्रोसेस का भी एक यहाँ पे जो ड्रॉबैक है वो देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट 2021 के समय, जो 15 अगस्त का जो दिन है उस दिन तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान को टेक ओवर किया गया था। इसके जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे अशरफ गनी, वो छोड़ के चले गए थे। अशरफ गनी और जितने भी वहाँ पे यूएस की जब फोर्स हुआ करती थी, जो वहाँ लीडर हुआ करते थे जिसमें अब्दुल रशीद दोस्तम हैं, अशरफ गनी है, वो सब चले गए थे पाकिस्तान अफगानिस्तान को छोड़ के। तो अगर स्टूडेंट्स आप देखें कि अफगानिस्तान का जो एम्बेसी इंडिया के अंदर था उसने अपने आप को शट डाउन किया है, बट उनके जो कंसुलेट्स हैं उन्होंने काउंटर किया है कि हम अपने आप को शट डाउन नहीं करेंगे। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो तालिबान की गवर्नमेंट पावर के अंदर आई है, इंडिया तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, और तालिबान के फोर्सेज के द्वारा अपने जो प्रो तालिबानी जो पर्सनस हैं उनको यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा इन एम्बेसीज के अंदर में। तो इसको जो शट डाउन करके वो चले गए हैं दिल्ली के अंदर में। एम्बेसी का क्या रोल है इंडिया के अंदर में? एक तो इंडिया के जितने भी डिप्लोमेटिक डिसीजंस है वो यहाँ पे इसके थ्रू किए जाते हैं। इसके अलावा आप देखें कि एम्बेसी के द्वारा ही, जो अफगानिस्तान एम्बेसी है इसके द्वारा ही आपको देखने के लिए मिलेगा कि इंडिया के अंदर काफ़ी सारे जो चिल्ड्रंस हैं अफगानिस्तान के, जो इंडिया के अंदर स्टडी करते हैं, तो उनको भी जो यहाँ पे उनका जो उनको ओवरव्यू करना, किस तरीके का उनको आना जाना है, वीज़ा का सिस्टम, सब कुछ यहाँ पे एम्बेसी के द्वारा डील किया जाता है। इंडिया के सपोर्ट को प्रेज किया है कि इंडिया कंटिन्यूस वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन वे में काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डेवलप किए। कुछ दिन पहले हमने प्रोजेक्ट्स के बारे में रीड किया था। सलमा डैम है, सैतूर डैम है जो काबुल के लिए पानी का था, पार्लियामेंट का बिल्डिंग हो, जेरांज से डेलाराम का यहाँ पे रोड हो। इसके अलावा आप देखिए कि जो पोर्ट है उसका भी डेवलपमेंट किया था ईरान के अंदर में।
ठुमरी के अंदर में हमने इलेक्ट्रिसिटी का जो यहाँ पे पावर स्टेशन है उसको डेवलप किया। तो गवर्नमेंट के, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा काफ़ी सारे जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया गया है। एस जयशंकर सर यूएस की ट्रिप के लिए गए थे, वहाँ पे अलग अलग जो ऑफिशियल्स हैं उनसे उन्होंने मीटिंग की है, काफ़ी सारे अलग जो फोरम्स हैं उनके अंदर भी उन्होंने मीटिंग की है। इंडिया का जो माइनॉरिटी राइट्स के इश्यू हैं उनको उन्होंने डिफाइंड किया है कि कोई भी माइनॉरिटी राइट्स का वायलेशन नहीं है इंडिया के अंदर में। और इंडिया कनाडा इशू के बारे में भी उन्होंने डिस्कस किया उस समय उनके जो ब्लिंकन हैं उनके साथ में, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टूडेंट्स, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उनकी ट्रिप से रिगार्डिंग में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। आईबीएसए के बारे में भी हमने बात किया, इंडिया यूएस के बारे में हमने देखा कि रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया था। डब्ल्यूटीओ के बारे में, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर एक दूसरे के अगेंस्ट में जो केसेज हैं उनको वहाँ पे रिड्यूस किया गया था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लॉ कमीशन के द्वारा, जो लॉ कमीशन को ऋतुराज हमारे अवस्थी सर हैं वो हेड करते हैं प्रेजेंट समय में। लॉ कमीशन का ओरिजिन आपको कहाँ से देखने के लिए मिलेगा? लॉ कमीशन का ओरिजिन है 1833 का जो एक्ट है उसके थ्रू में, और 1835 के समय में आप देखिए कि पहली बार लॉ कमीशन आया था। हमारे जो लॉर्ड मकोले हैं उनको लॉ मेंबर, लॉ कमीशन का हेड बनाया गया था। इंडिपेंडेंस के बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा MC सेतालवाड़ हैं, MC सीतालवाड़ हैं, उनको बेसिकली 1951 के समय फर्स्ट इंडियन लॉ कमीशन का जो हेड है वो बनाया गया था आफ्टर द इंडिपेंडेंस। तो साइमल्टेनियस के लिए वर्क कर रहे हैं कि कैसे इन साइमल्टेनियस इलेक्शंस को कंडक्ट किया जाए 2029 के समय। दिस इज ऑल अबाउट द लॉ कमीशन। इलेक्टोरल बॉन्ड इश्यू के बारे में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स। इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कोई भी ऐसी पार्टी जो लोकसभा के अंदर में या अपना जो स्टेट है उसके अंदर में 1% सीट है उसको सिक्योर करती है, 1% वोट है, सॉरी 1% वोट को सिक्योर करती है, वो पार्टी एलिजिबल है इलेक्टोरल बॉन्ड को इशू करने के रिगार्डिंग में। इलेक्टोरल बॉन्ड इशू किए गए हैं 4 अक्टूबर तक, 4 अक्टूबर से इशू किए जाएंगे। आप देखिए कि 2022 के समय गवर्नमेंट के द्वारा कुछ चेंज किया गया है इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर में। वैसे तो ये 4 बार इशू किए जाते हैं। 4 बार कब इशू किए जाते हैं? जनवरी के अंदर में, अप्रैल के अंदर में, जुलाई के अंदर में और अक्टूबर के अंदर में। जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के अंदर में इशू किए जाते हैं। 1 से 10 डेज का समय होता है जब तक आप अपना जो डोनेशन है वो कर सकते हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये इशू किए जाएंगे उनके ऑथराइज ब्रांचेज के द्वारा। इसके अंदर अमेंड ये किया गया कि अगर हमारे यहाँ पे जनरल इलेक्शन है, मींस लोकसभा के इलेक्शन है, तो उस समय में गवर्नमेंट के द्वारा 30 डेज का एक्स्ट्रा समय है वो लगाया जाता है कि पॉलिटिकल जो फंडिंग है वो की जा सके। तो इसके अंदर एक कंसर्न भी है स्टूडेंट्स, अनोनिमिटी है कि किसके द्वारा जो फंड है वो किया गया है वो नहीं पता है। अनोनिमिटी का एक यहाँ पे जो कंसर्न है वो रेज किए जाते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के रिगार्डिंग में। और 2022 में अमेंड ये किया गया कि अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी इलेक्शन है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर भी, तो 15 डेज का एक एक्स्ट्रा समय है वो वहाँ पे ओपन किए जाएंगे इलेक्टोरल बॉन्ड, जिससे कि वहाँ पे लोगों के द्वारा पॉलिटिकल पार्टी को जो फंडिंग है वो की जा सके। तो इलेक्टोरल बॉन्ड को यहाँ पे एसबीआई के अंदर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसको सोल एजेंसी दी गई है, उसकी जो सिलेक्टेड ब्रांच है उनके द्वारा इश्यू किए जाते हैं। उसके अंदर में इनको रिडीम करना होता है 15 डेज के अंदर में, 15 डेज के अंदर इसको रिडीम करना होता है, इनका यहाँ पे जो पार्टीज के द्वारा लेना होता है। दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्टोरल बॉन्ड इशू के बारे में। 1% सीट एक क्राइटेरिया है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे यहाँ पे MS स्वामीनाथन सर के कंट्रीब्यूशन के बारे में। MS स्वामीनाथन सर आप देखिए कि उनका डेथ हुआ है, इस वजह से न्यूज़ के अंदर में थे। इंडिया का जो यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन है उसके अंदर सेल्फ सफिशिएंसी हमने अचीव की है, तो इन सर का एक इम्पोर्टेंट रोल है। इकोलॉजिकल कंजर्वेशन में जो मैंग्रोव्स हैं उनका प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग में इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया। ये जब IUCN के हेड बने थे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर के, इन्होंने जब हेड बनाया गया था तो इन्होंने कहा था कि जो अर्थ का जो डिमांड है उसके पर्सपेक्टिव में यहाँ पे इसके डिसीजंस होने चाहिए IUCN के। यूरोपियन यूनियन का जो डिमांड है उसके पर्सपेक्टिव से नहीं, कि यूरोप के जो कंट्रीज है उसके पर्सपेक्टिव से IUCN को अपने जो डिसीजंस है वो नहीं लेने चाहिए। जो यहाँ पे ग्लोबल अर्थ की जो डिमांड है, स्मॉल आइलैंड कंट्रीज को यहाँ पे कोई थ्रेट है क्लाइमेट की वजह से, उसके रिगार्डिंग में जो डिसीजंस है वो लेने चाहिए। स्टूडेंट्स, श्रीनिवास रामानुजन हमारे जो मैथमेटिक्स के काफ़ी इंपॉर्टेंट एक लीजेंड हैं, उनका एक शस्त्र रामानुजन प्राइज है वो दिया जाता है। तो ये जो पर्सन है इनको दिया गया है, इनके द्वारा जो नंबर थ्योरी सिस्टम है उसके अंदर में कुछ कंट्रीब्यूट किया गया है जिसकी वजह से ये अवार्ड है इनको दिया गया है। आप देखिए कि श्रीनिवास रामानुजन के बारे में हम बात करें तो
22 जो दिसंबर का जो दिन है उस दिन इनका बर्थ एनिवर्सरी मनाया जाता है नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में। नेशनल जो मैथमेटिक्स डे है, नेशनल जो मैथमेटिक्स डे है उसके रूप में मनाया जाता है। श्रीनिवास रामानुजन से रिलेटेड यूपीएससी ने 2016 में एक क्वेश्चन पूछा था। उनका एक बुक है इन्फिनिटी बियॉन्ड द इन्फिनिटी, तो उससे रिलेटेड एक प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था और मैथमेटिक्स को यहाँ पे मेंशन किया गया है। हम नेशनल मैथमेटिक्स डे भी मनाते हैं, तो सी सेट का प्रैक्टिस शुरू कर देना। काफ़ी अब मेंस का समय जा चुका है, सी सेट का प्रैक्टिस आप स्टार्ट करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि काफ़ी टफ है, इजी मत मानिए। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो आईआईटी से पढ़े हुए हैं, मैथमेटिक्स इंजीनियरिंग के अंदर उन्होंने रीड किया है, उन्होंने उसको ऊपर ध्यान नहीं दिया, वो भी सी सेट के अंदर फेल हुए हैं, क्योंकि कंप्रीहेंसिव काफ़ी ज़्यादा टफ आते हैं, मैथमेटिक्स भी काफ़ी ज़्यादा टफ आ रही है। तो प्रैक्टिस करोगे, जितना समय से प्रैक्टिस कर लोगे उतना बेटर रहेगा। तो इसका जो आप मैथमेटिक्स या रीजनिंग का जो पार्ट है उसको प्रैक्टिस कर लीजिए अभी ही। उसके बाद में जनवरी फरवरी में दोबारा से उसको रिवाइज कर दीजिए। हो सके तो आप 10 से 15 जो अपने रफ रजिस्टर्स हैं उनको फिल कीजिए। आप इनको बार बार प्रैक्टिस करना, सी सेट को नेगलेक्ट मत करना। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हर साल इसके अंदर फेल होते हैं और इसको हमेशा नेगलेक्ट करेंगे कि 66 मार्क्स हैं वो ही रिसीव नहीं होंगे। उसके बिहाइंड का एक रीज़न मैं आपको बताता हूँ। आप देखिए कि आपने सी सेट का प्रैक्टिस नहीं किया, जो क्वेश्चन आपको 4 मिनट के 2-3 मिनट के अंदर सोल्व करना था, उस क्वेश्चन को आप 4 से 5 मिनट के अंदर सोल्व करोगे तो 1 आवर के अंदर आप कितने क्वेश्चन सोल्व कर पाए? अगर आप 4 से 5 मिनट के अंदर आप सोल्व करोगे ना, तो 1 आवर के अंदर आप कितने कर पाए? 10 मिनट के अंदर आप 2 क्वेश्चन सोल्व करते हो, 6 मिनट के अंदर आप 12 क्वेश्चन करोगे, 2 आवर के अंदर में आप कितने करोगे? 24 करोगे। 24 करोगे तो आप देख लो 24 से तो क्वालिफाई नहीं हो रहा है। कम से कम आपको 50 क्वेश्चन करने होंगे, जिसमें आपके 10 क्वेश्चन रॉन्ग भी हो सकते हैं, जब जाके आप कहीं क्वालिफाई होगे स्टूडेंट। तो मिनिमम 50 क्वेश्चंस का टारगेट लेके चलना। नेक्स्ट यहाँ पे श्रीलंका के बारे में है स्टूडेंट्स। उनके नॉर्दर्न पार्ट के अंदर ये जगह है जहाँ पे बेसिकली वहाँ से उनके जो जज हैं वो फ्ली कर गए हैं। वो जज के यहाँ पे जाने का रीज़न ये है कि जज के द्वारा कुछ जजमेंट है वो इश्यू किए गए थे इनके नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में। जो सिंगलीज रहते हैं नॉर्दर्न पार्ट के अंदर, तो वैसे आपको तमिलियंस देखने के लिए मिलेंगे, सॉरी स्टूडेंट्स, नॉर्दर्न पार्ट के अंदर आपको तमिलियन देखने के लिए मिलेंगे, जहाँ पे जाफना है लिट्टे का, जहाँ पे मेन सोर्स हुआ करता था। आप देखिए यहाँ पे सिंगलीज आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे एक रीजन है जिसको एक वर्शिप प्लेस के रूप में इनके द्वारा जजमेंट दिया गया था। कुछ अभी इनके द्वारा एक लिट्टे से रिलेटेड जजमेंट है वो भी इशू किया गया था। तो इसी वजह से ये छोड़ के चले गए हैं कि लाइफ को एक थ्रेट है वो माना गया है। नेक्स्ट चाइना के द्वारा क्रॉस सी जो बुलेट ट्रेन है वो चलाई गई है 350 किलोमीटर पर आवर के पर्सपेक्टिव से। साउथ ईस्ट चाइना का एक कंट्री, एक रीजन है फ्यूजियान, उसको ये कनेक्ट करने के रिगार्डिंग में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए फिलीपाइंस का यहाँ पे एक आइलैंड है, फिलीपाइंस का एक आइलैंड है स्कारबोरो सोल आइलैंड है, जो कहाँ पे, हम एक बार इसको देखते हैं। सपोज कीजिए ये चाइना है, सपोज कीजिए ये चाइना है और ये आपको हमारा जो म्यांमार है, वियतनाम है, ये सब कंट्रीज़ देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे फिलीपाइंस है, तो यहाँ पे सिचुएटेड है, ये साउथ चाइना का सी का पार्ट है, यहाँ पे ताइवान है। तो ये कम्प्लीटली जो साउथ चाइना सी का जो पार्ट है इसके अंदर यहाँ पे ये स्कारबोरो आइलैंड है वो सिचुएटेड है, जहाँ पे बैरियर है वो लगाया गया था चाइनीज़ अथॉरिटीज़ के द्वारा। उस बैरियर की जो केबल है उसको कट कर दिया गया फिलीपाइंस के द्वारा में। तो आप देखिए कि उसी का इश्यू है। फिलीपाइंस अपनी सॉवरेनिटी की बात करता है कि टेरिटोरियल मैरीटाइम सॉवरेनिटी होनी चाहिए। मालदीव के अंदर स्टूडेंट सिलेक्शन है, तो मालदीव के अंदर इंडिया है वो कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर है। अपोजिशंस के द्वारा इंडिया के जो इश्यूज़ हैं, इंडिया के जो रिलेशंस हैं, उनको यहाँ पे रेज किया गया है कि इंडिया के द्वारा कोई भी वायलेशन ना हो हमारी सॉवरेनिटी के अंदर में। नेक्स्ट यहाँ पे जो 50% वोट्स हैं वो जरूरी हैं, यहाँ पे पार्लियामेंट सिस्टम के अंदर इनको कन्वर्ट करने की भी बात की गई है। मालदीव के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक कूप की सिचुएशन थी। अपने हमारे यहाँ पे जो डिफेंस फोर्सेज है उनके द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन कैक्टस हमने 1988 के समय लॉन्च किया कि यहाँ पे मालदीव के अंदर जो कूप है उसको बचाया जा सके। वहाँ पे पानी की एक बार सिचुएशन क्रिएट हुई थी, जो समुद्र से जो पानी है ना इनका, यहाँ पे आपको जो आइलैंड कंट्री है तो कम्प्लीटली जो पानी है डिसैलिनेट किया जाता है ओशियन का पानी। तो वहाँ का जो उनका ट्रीटमेंट प्लांट है वो ख़राब हो गया था। इंडिया के द्वारा ही जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड की गई थी, बट कंटिन्यूस इंडिया के अगेंस्ट में जो हॉस्टाइल रिलेशंस हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं मालदीव के। मालदीव का आपको पता होना चाहिए, माले इनका कैपिटल है। ये काफ़ी सारे आपको आइलैंड है, अटोल्स हैं, वो आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द मालदीव। 50% एक यहाँ पे प्रोविज़न है
कि यहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर में 50% वोट है वो सिक्योर करने पड़ते हैं रनर अप के लिए। तो 50% वोट्स किसी ने भी सिक्योर नहीं किए थे, अभी जो इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे वो दोबारा से उनको कंडक्ट किया जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द मालदीव। आज का ये न्यूज़पेपर डिस्कशन था। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लगा हो रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, बार बार एनालाइज कीजिए उसको। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।